नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जैसलमेर के लाठी से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर एक हादसा हुआ। बैरल फटने से बीएसएफ जवान की मौत हो गई। हादसे में 2 जवान घायल भी हुए और गंभीर घायल दोनों सैनिकों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। बीएसएफ रेजिमेंट के ये दोनों जवान बताए जा रहे। प्रैक्टिस के दौरान यह हादसा हुआ। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए, बताया जा रहा है प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी दौरान बैरल फटने से ये दोनों जवान घायल हो गए। शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा के अनावरण पर भूतपूर्व सैनिक परिषद प्रकोष्ठ ने सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन दिया। वहीं झालावाड़ जिले के लडानिया गांव की वीरांगना अंजुना मीणा ने अपने शहीद पति मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा गांव में लगाने की मांग की। उन्होंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है। फिर 10 रुपए लगेगा। इनको मधुबाला जी को बहुत परेशानी हुई इनको शुरू में। तो फिर हमने इनके वीसी कराई थी कोटा में। वीसी कराने के बाद भी इस बात को संज्ञान में माननीय हीरालाल जी नागर और श्री ओम जी बिरला के संज्ञान में ये आया। इसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इनकी प्रतिमा को लगवाएंगे। उसके बाद उनका अथक प्रयास से आज हम इस प्रतिमा को देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष से मैंने ये मांग की है कि मेरे पति की जैसे हेमराज भाई साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ऐसे मेरे पति मुकुट बिहारी जी का भी ऐसे ही सम्मान के साथ अनावरण हो। यही बात मैंने ओम बिरला जी भाई साहब से मांग की। और झुंझुनू में शहीद विक्रम सिंह की पार्थिव देह भोड़की के लिए रवाना हो गई है। झुंझुनू बीडीके अस्पताल से भोड़की के लिए ये पार्थिव देह रवाना हुई है। 27 फरवरी को गड्ढे में टैंक पलटने के कारण ये शहीद हो गए थे। लद्दाख क्षेत्र में टैंक पलटने के कारण ये जवान शहीद हुआ था। कल देर शाम को शहीद विक्रम सिंह का शव झुंझुनू पहुंच गया था। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ। विक्रम सिंह नरूका का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव झुंझुनू के भोड़की लाया जा रहा है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी करीब 480 हमारे शहीद हैं, जो कि पूरे देश में एक डिस्ट्रिक्ट में इतने कहीं नहीं हैं। यहाँ के बहुत बहादुर जवान हैं और यहाँ की धरती में हमेशा बहुत सूरवीर पैदा हुए। भरतपुर गोपालगढ़ से 3 तलाक का मामला सामने आया। एक शख्स ने अपनी पत्नी को मोबाइल पर 3 बार तलाक बोला। बता दें कि भरतपुर जिले में यह दूसरा मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले पिरुका निवासी शहीद से हुई थी। कुछ दिन पहले वो अपने मायके आई थी। वहां 3 दिन पहले शहीद का फोन आया और उसने 3 बार तलाक बोला। पीड़िता ने मामला दर्ज करवा दिया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पाली से अंधविश्वास और हैवानियत का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने 2 तांत्रिकों पर 30 लाख रुपए की ठगी और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि तांत्रिक अपने चेले के साथ मिलकर महिला का 1 साल से ज्यादा समय तक दुष्कर्म करता रहा। वहीं इलाके के कुछ और लोगों ने भी आरोपी तांत्रिक के खिलाफ लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एयरगन, नशीली दवाइयां, फर्जी आईडी की सिम और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस प्रकरण के अनुसंधान में ये तथ्य सामने आए हैं कि रोशन बाबा मूल रूप से एक मौलवी है, जो कि बिहार का रहने वाला है। यहाँ कुछ मदरसों में मौलवी का काम भी किया है, लेकिन आजकल वो सिर्फ तंत्र विद्या के नाम पर गड़ा सोना निकालने का काम करता है।
जिसमें यह भोले भाले लोगों को विशेष करके अकेली परित्यक्ता विधवा महिलाओं के घर में सोने होने का विश्वास दिलाता है, उनसे बहन बेटी का रिश्ता बनाता है और उनसे रुपया ऐंठता है, और मौका मिलने पर उनके साथ दुष्कर्म भी करता है। भरतपुर के मथुरा गेट इलाके से 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। बच्ची घर के पास की दुकान पर टॉफी लेने गई थी, जहां से एक नशेड़ी उसे बैला फुसलाकर अपने घर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। करीब 2 घंटे बाद मासूम लहूलुहान हालत में मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की, जहां से छुड़ाकर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। सात वर्षीय बालिका बाजार सामान लेने गई थी, नहीं लौटने पर उसके परिजनों द्वारा तलाश किया। 2 घंटे बाद करीब मिली तो उसने बताया कि मुझे कुत्ते वाले बाबा ने कमरे में बंद कर लिया था और मेरे साथ उसने छेड़खानी की। इस संबंध में अभी परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। और कुत्ते वाले बाबा उर्फ हरी सिंह को तलाश किया गया तो वो ही इंजर्ड मिला है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने 250 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कार भी बरामद की गई। पुलिस टीम ने बड़गांव चौकी के पास से आरोपी शुभम जैन को गिरफ्तार किया। आरोपी रामपुरा कोतवाली थाना इलाके के गुलाबबाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बुडली गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल 1.5 महीने पहले गांव से करीब आधा दर्जन भैंसें चोरी हुई। इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ग्रामीणों ने रोष जताया। उन्होंने कहा कि अगर मामले का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो गाँव वाले आंदोलन करेंगे। तो अब हमने कई बार पुलिस अधिकारियों से मिले और रिपोर्ट भी जमा कराई है, लेकिन आज तक 2 महीने करीब 1.5 महीना हो गया, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। चोरी हो गई, हमारे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम दूध बेच बाज के टाइम पास कर रहे हैं। गरीब आदमी है, बिल्कुल खोटा साफ कर दिया। मौसम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी दस्तक दे रही है। ऐसे में मरुधरा में पानी की टेंशन अभी से सताने लगी है। लेकिन दौसा जैसे डार्क जोन जिले में जहां पानी के लिए लोग मोहताज रहते हैं, वहां का जलदाय विभाग लापरवाह बना हुआ है। ये हम इन तस्वीरों को देख करके आए हैं, जहां लाखों लीटर पानी 2 दिन से यूं ही बह रहा है। तस्वीर दौसा के कालोता गांव की है, जहां जलदाय विभाग की तरफ से एकल बिंदु लगाया गया है। आरओ प्लांट भी लगाया गया है, लेकिन आरओ प्लांट के लिए लगाया गया एकल बिंदु पिछले 2 दिनों से चालू है। दिन हो या रात, इस एकल बिंदु से पानी जाया हो रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही का मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा। यह दौसा का कालोता गांव है और पिछले 2 दिनों से यहां पर ये पानी है जो व्यर्थ बह रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पानी खारा है, लेकिन जो यहां पर जलदाय विभाग द्वारा आरओ प्लांट लगाया गया है, ये पीछे आरओ प्लांट है और यहां पर ये पानी बह रहा है और पूरा जो सड़क मार्ग है वो पानी से अटा पड़ा है। लोग यहां से निकल रहे हैं, पानी में परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन दौसा जैसे डार्क जोन जिला है, एक एक बूंद के लिए लोग पानी के लिए मोहताज हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह पानी व्यर्थ बह रहा है। जलदाय विभाग अधिकारियों ने जो ये पानी के संग्रहण के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की और जो ये पानी है ये व्यर्थ बह रहा है। और जो ग्रामीण है उनसे हमारी बात हुई है, हालांकि उन्होंने माइक पर बोलने के लिए मना कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि जो जलदाय विभाग के कार्मिक यहाँ पर आए थे उनका कहना था कि ये जो पानी साफ होने के लिए बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन इसका संग्रहण करना चाहिए था, क्योंकि पानी के संग्रहण के लिए सरकार भी काफ़ी जागरूकता अभियान चलाती है। उसके बावजूद भी विभाग इस तरह लापरवाह बना हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। अब बात बूंदी के उन 3 स्कूलों की जहां शिक्षक भी है और ब्लैक बोर्ड और डस्टर भी नहीं है, तो बस क्लासरूम। आप भी देखिए बढ़ते भारत की तस्वीरों को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें। तस्वीरें रुलाती हैं, तस्वीरें मरुधरा के मान और सम्मान को मुंह चिढ़ाती हैं।
बच्चों की बातें कचोटती हैं कि इनके भविष्य के सिर से छत गायब है। हमें गर्मी में ये चादर बहुत तपते हैं, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है। हमें इसमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। बूंदी के 3 ऐसे स्कूलों की कहानी है ये, जहां स्कूल के नाम पर ये टेंट और शेड हैं। तपती गर्मी हो या फिर कड़ाके की सर्दी, यहाँ के बच्चों को इसी में पढ़ना पड़ता है। बूंदी में जिन 3 गांवों के स्कूल के पास अपना भवन नहीं है, उनमें नेनवा उपखंड क्षेत्र के चीता की झोपड़ी, बालापुरा और कालामाल गांव शामिल हैं। हमें गर्मी में ये चादर बहुत तपते हैं, सर्दी में सर्दी बहुत लगती है और बरसात में यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, बहुत पानी बढ़ जाता है। हमें इसमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है और बारिश में बेगी छुट्टी हो जाती है, इसलिए हमारे पढ़ाई नहीं होती है। चीता की झोपड़ी गांव के लोगों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग से शिकायत की गई, यहां तक कि स्थानीय विधायक अशोक चांदना, जो प्रदेश सरकार में खेल मंत्री भी हैं, उन्हें भी कहा गया, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय विधायक जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं और हमारे सरकार मंत्री हैं चांदना जी, उसको इतनी बार अवगत करवा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है, और प्रशासनिक अधिकारी को इतना अवगत करवा दिया, फिर भी इस गांव की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। चीता की झोपड़ी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि 2 साल पहले इमारत जर्जर हो जाने की वजह से उसे गिरा दिया गया था, लेकिन अभी तक दूसरी इमारत बनाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। 4 दीवारी के लिए जो पैसे आए हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे विद्यालय भवन में अधिक पानी भर जाने के कारण हमने समसा बूंदी के आदेश के तहत इनको जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद में हमने विद्यालय को 6 माह तक ग्रामीणों और एसएमसी के सदस्यों के सहयोग से किसी के निजी मकान पर चलाया गया, जिसके बाद में हमने जो जमींदोज के पैसे थे उनमें से हमने टीन शेड करवाए और अभी वर्तमान पर टीन शेड के अंदर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। 3 गांवों के बदहाल स्कूल को लेकर जब नैनवा के एसडीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने वही रटाया जवाब दिया। उन्हें जानकारी नहीं है, मौके पर जाएंगे तो देखेंगे। ये जो मौके की स्थिति है वो देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं, मैं और तहसीलदार भी मौके पे ही जा रहे हैं। तो क्या कारण क्या रखा सर? कारण तो अभी देखेंगे तब पता लगेगा ना। तो इसके अलावा जैसे उक्रेन है, बालापुरा है, कालामाल है, वहाँ में भी जो साइड में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी क्या देखें? मेरे को जानकारी नहीं है। उक्रेन, बालापुरा, कालामाल। एसडीएम शिवराम के रवैये को देखकर लगता नहीं है कि नैनवा उपखंड के बच्चों की मुश्किलें जल्द दूर होने वाली हैं। ऐसे में अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो फिर आने वाली गर्मी में इन बच्चों को इसी टीन के शेड और टेंट के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ेगा। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। एक जिंदा दिल लड़की आयशा की दर्दनाक अंत की ऐसी दास्तान जिसमें उसने बेपनाह मोहब्बत कर उसे मुकाम दिया, लेकिन बदले में उसे नफरत मिली, लेकिन उसने मरते दम तक बेइंतहा प्यार किया। एक थी आयशा, मोहब्बत के बदले मिली नफरत, दहेज दानवों ने मार डाला, मुझे दुआओं में याद रखना, अलविदा। जी हां, एक थी आयशा, जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहती थी, मोहब्बत के बदले बेपनाह मोहब्बत चाहती थी, लेकिन दहेज के दानवों ने इतने दंश दिए कि इस दुनिया को अलविदा कह दो, लेकिन जाते जाते मुस्कुराते हुए सबको रुला गई। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी, बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। आखिर आयशा खुदकुशी करने पर क्यों मजबूर हुई? दरअसल गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली आयशा को अपना ननिहाल जालोर बेहद पसंद था। यहीं आयशा की मुलाकात आरिफ से हुई। मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। 2018 में आयशा का आरिफ के साथ निकाह हुआ। दोनों खुश थे, लेकिन शादी के 1.5 साल के बाद ही न सिर्फ उसका शौहर बल्कि ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया।
और विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। बीजेपी ने भारत माता की जय के नारे विधानसभा में लगाए। शिक्षा, बिजली समेत मुद्दों की गूंज इसमें सुनाई देने वाली है। बजट अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी। शिकायत ये करेंगे तो मैं उसका परीक्षण कराकर से जुड़ा भी मामला है। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, हम सभी सदन की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जो प्रस्ताव लेकर आए उसे लेकर गतिरोध है। हमारी तरफ भी होनी चाहिए, हमें भी आप अपना मानिए। संसदीय कार्य मंत्री कृपया अपने आचरण को ठीक करें। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा, जो व्यवहार था वो वांछनीय नहीं था। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, अगर आसन किसी बात से आहत हुआ है तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं। 20 में से एक सीनियर आदमी है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत कष्ट करते बार-बार आपको इंटरव्यू करते हुए। 20 में से आपका कोई घरेलू कनेक्शन में किसी का किया तो पूछे और उससे बात करें। आप जनरल पे आ जाते हैं, तो आप सीनियर आदमी है, प्लीज ऐसा नहीं करें। इसलिए अर्ज कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, क्या श्रेणी वाइज अलग अलग है तो उद्योगों से 50% गरीब के घरेलू कनेक्शन पे चार्जेज को, क्योंकि समाजवादी समाज की स्थापना करना आपका उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने परिशिष्ट इनको ये दिया है उसमें खास तौर से बीपीएल परिवारों को और घरेलू 50 यूनिट तक हम ₹1.30 पर यूनिट राज्य सरकार से अनुदान दे रहे हैं। और उसके बाद जो 50 यूनिट से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो 50 यूनिट तक ये अनुदान देने के बाद जो दरें 50 से 150 यूनिट तक यदि करता है तो उसकी ₹6.50 दर है, और 150 से 300 यूनिट का उपभोग करता है तो उसकी अलग दर है। ये इस तरह से अलग अलग जो छूट दी गई है वो 50 यूनिट तक दी गई है। और हम अध्यक्ष महोदय प्रतिवर्ष। और चलिए अब बात जयपुर की। अगर आप मेट्रो में पूरे पिंक सिटी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा, और यह इंतजार लंबा भी होगा। डीपीआर है तैयार, बजट ने किया निराश। मेट्रो विस्तार, अभी कीजिए इंतजार। इंतजार, इंतजार और इंतजार। पिंक सिटी में मेट्रो विस्तार का प्रोजेक्ट फिलहाल अटकता दिख रहा है। मेट्रो प्रशासन ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, वहीं जनता भी विस्तार की बाट जो रही है, लेकिन इस बार बजट ने सबको निराश किया है। जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए न तो केंद्र सरकार ने बजट में कोई ऐलान किया है, न ही राज्य सरकार ने इस बार बजट में कोई प्रावधान किया है। जयपुर भी ऐसी शहर है कि मेट्रो जल्दी से जल्दी बननी चाहिए और आगे काम बढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, बल्कि कनेक्टिविटी, जैसे मेन कैपिटल से अगर 20, 30, 50 किलोमीटर तक के गांव ऐसे हैं जो प्रमुख छोटे शहर ऐसे हैं जहां से ग्रामीण का या किसी भी अधिकारी का आना जाना अधिक होता है, वहां तक भी कनेक्टिविटी इसकी होकर इसका विस्तार होना चाहिए। वहीं जयपुर मेट्रो प्रशासन ने दिल्ली मेट्रो से मिलकर मेट्रो फेज 2 और मेट्रो फेज 1C का डीपीआर तैयार करवा लिया है, जिसे जनता के सुझाव के लिए वेबसाइट पर डाला गया है। 2 डीपीआर हैं, वो उनमें से एक जो है सीतापुरा से अंबावाड़ी तक की ये बनवाई है। दूसरी जो वर्तमान कॉरिडोर जो हमारा बड़ी चौपड़ तक चल रहा है, उसे बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एक्सटेंड करने की दूसरी डीपीआर हमने बनवाई है। बहरहाल जयपुराइट्स को अभी भी मेट्रो विस्तार की उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि सरकार देर सवेर जनता को सौगात देगी। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मेट्रो चलनी चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे कॉलेज वगैरह सब है, तो हमें आने में ट्रैवल करने में और किराया भी कम लगेगा और काफ़ी सारे के बेनिफिट है। जैसे अभी मेन ट्रैफिक हो रहा है, बहुत सारे का ट्रैफिक रहता है। वैसे तो जयपुर शहर के अंदर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आ जाती है, लेकिन इस मेट्रो का लाभ तभी लोगों को मिल पाएगा जब मेट्रो के फेज 2 और मेट्रो फेज 1C का विस्तार किया जाए। फिलहाल इस विस्तार को लेकर के बजट में तो कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जनता को अब भी इंतजार है, क्योंकि डीपीआर पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात विधायक जी के पढ़ाई प्रेम की। फूल सिंह मीणा यूं तो 7वीं तक ही पढ़ाई कर पाए थे, विधायक बने, पढ़ाई की अहमियत समझी, बेटी की प्रेरणा से फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन
फिर व्यस्तता आड़े आ गई, लेकिन ना तो फूल सिंह ने हार मानी, ना ही उनकी बेटी ने। आज बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा की ये प्रेरणादायक कहानी चर्चा में है। देखिए फूल सिंह का पढ़ाई प्रेम। पढ़ाई के लिए ऐसी लगन। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अभी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 62 साल में पढ़ाई का क्रेज। जनता कर दो, अब्राहम मोरा पढ़ने में दिल लागे। विधायक जी का पढ़ाई प्रेम। मैंने तो कभी सपने में ही नहीं सोचा कि मैं भी अब पढ़ाई करूंगा। 40 साल पढ़ाई छोड़कर कोई आदमी आगे कोई सोच सकता है कि मैं पढ़ाई करूंगा। मगर मैं मेरी बेटियों को धन्यवाद देता हूं कि 5 बेटियों ने मिलकर मेरे को प्रेरित किया। जी हाँ, पढ़ाई की लगन हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा ने। फूल सिंह मीणा ने महज 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन विधायक बनने के बाद जब उनकी बेटियों ने फिर से पढ़ाई की अलग जगाई तो फिर विधायक जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब्राहम साल 2013 में फूल सिंह मीणा ने ओपन स्कूल से 10वीं कक्षा के लिए फॉर्म भरा, लेकिन विधायक बनने के बाद व्यस्तता की वजह से 2014 में परीक्षा नहीं दे पाए। बेटियों ने 2015 में फिर से फॉर्म भर दिया और उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। 2016-2017 में फूल सिंह मीणा 12वीं पास कर गए और अब वह स्नातक स्तर की शिक्षा के 3रे वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। पढ़ाई अब पाका अंडा रखते घर लगे गई, अब नहीं पढ़ाई हुआ है। 55 साल की उम्र होगी और अब मैं पढ़ाई कर सकूंगा, अब कतई भी नहीं हुआ है। नहीं पापा जी, ये आजकल ओपन में परीक्षा आप 10वीं का फॉर्म भरोगे और 3 साल के अंदर एक क्लास पास करोगे, 5 सब्जेक्ट आता है और 5 एक साल में एक भी करोगे तो भी पास हो जाएगा। मैंने कहा पास लिखूंगा पढ़ूंगा तो न। बोला कि आप चिंता मत करो, पढ़ाई हम कराएंगे। तो वास्तव में मेरे को उन्होंने जबरदस्ती फार्म भर के और 10वीं का फार्म भरवा कर मेरे को परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी भी करवाई। पढ़ाई के प्रति लगन ऐसी कि जब जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की बैठक ले रहे थे, वहीं फूल सिंह मीणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से छुट्टी लेकर उदयपुर में परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। मैंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब से परमिशन ली थी और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी परमिशन ली। और जब मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मेरे कल नहीं आ पाऊँगा, वो हंसने लग गए। बोला इस उम्र में आप फाइनल कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब 57 साल में तो मैंने 10वीं पास की है और मैंने 12वीं की है, फर्स्ट ईयर की है और मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। तो को बोला कोई बात नहीं, आपको हम छुट्टी देते हैं और आप परीक्षा दो और आगे बढ़ो। विधायक जी नजीर हैं उन लोगों के लिए जो किसी मजबूरी में आकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। उम्मीद की रोशनी है उन लोगों के लिए जो उम्र के इस पड़ाव में पढ़ाई करना चाहते हैं। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कैसे कर्मचारी की कहानी जो दुर्घटना के बाद शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी अपनी मेहनत और लगन से बिजली विभाग का चहेता बन गया और विभाग को राजस्व वसूली में मदद कर रहा है। डिस्कॉम के दिव्यांग कर्मचारी की कहानी। दुर्घटना से नहीं टूटी मुकेश की हिम्मत, शारीरिक अक्षमता नहीं बनी कमजोरी, हौसले ने बनाया डिस्कॉम का डेयर कर्मचारी। काफ़ी टाइम से घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे और साथ में निगम में जो सैलरी देती है उसके लिए काम करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि निगम के लिए कुछ काम किया जाए। सोलर पैनल से चलने वाले इस वाहन पर सवार अजमेर डिस्कॉम के इस कर्मचारी का नाम मुकेश भूरिया है। मुकेश ने अपनी हिम्मत
लगन और हौसले से डिस्कॉम का मान बढ़ाया है और दिव्यांगता को शारीरिक अक्षमता से दूर करते हुए लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बिजली कंपनी डिस्कॉम के राजस्व की वसूली कर रहे हैं। अभी ये राजस्व एकत्रित करने का, वसूली करने का जो काम चल रहा है उसमें अपना सहयोग दे रहा हूँ मैं। किस तरह से? जो कंज्यूमर पैसा नहीं देते हैं, जिनके बिल पेंडिंग हैं, उन लोगों के घर जाते हैं, उनसे बिल का पेमेंट करके, रिक्वेस्ट करके बिल का पैसा वापस वसूली करने के काम कर रहे हैं। डिस्कॉम में तकनीकी सहायक के रूप में काम करने वाले मुकेश भूरिया को 2008 में ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में चोट लगी। मुकेश चलने फिरने में असमर्थ हो गए। उसके बाद डिस्कॉम के अधिकारियों ने मुकेश को कंपनी के लिए कुछ करने की सलाह दी। मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी और सोलर बाइक पर बैठकर राजस्व वसूली के लिए निकल पड़े। कंपनी अब मुकेश के इस जज्बे को सलाम कर रही है। एक निष्ठा पूर्वक काम करने का है कि भाई निगम ने इनको पाल रहा है तो निगम के हित में काम करने के लिए तैयार हैं। एक मैं समझता हूं कि पूरे डिस्कॉम में या पूरे राजस्थान में एक नज़ीर साबित होगा कि एक विकलांग व्यक्ति निगम के रिकवरी के लिए हर घर जा रहा है, उपभोक्ताओं से कांटेक्ट कर रहा है। और अभी वर्तमान में इसको जो भी सैलरी मिल रही है निगम निरंतर इसको भुगतान कर रहा है, परंतु जो इसके मेडिकल के बिल हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमने इसको प्रेरणा दी। पूर्व एमडी साहब ने भी जब कभी डिस्कॉम्स में पधारे हमारे सहायक अभियंता कार्यालय में, उन्होंने उस समय भी इनको ये प्रेरणा दी कि आप कुछ काम कीजिए जिससे आपका मनोवैज्ञानिक रूप। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।